हेलो माय ऑसम स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथ्स की रिवीजन सीरीज का हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ट्राइंगल्स का चैप्टर, राइट। इससे पहले हम टोटल 7 चैप्टर्स की कंप्लीट रिवीजन सीरीज कर चुके हैं और हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम सबसे पहले फोकस करेंगे चैप्टर के कॉन्सेप्ट पर, देन करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व, देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम्स, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सीखेंगे जो कि हमारी है पेपर प्रेजेंटेशन की। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हमें कौन कौन से स्टेप्स लिख करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले फोकस करते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर, देन उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। और सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमारा ट्राइंगल्स के चैप्टर में है वो हमारा है सिमिलैरिटी का। जैसे आपने क्लास 9th में कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट पढ़ा, कॉन्ग्रुएंसी के कॉन्सेप्ट में क्या होता था, कोई भी पॉलीगन है, मतलब पॉलीगन मतलब कोई भी फिगर, जैसे कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर है, हमारे पास रोम्बस है, पेंटागन है, हेक्सागन है, ट्राइंगल है, सर्कल है, कोई भी फिगर है, कोई भी पॉलीगन है, अगर वो पॉलीगन हमारे पास सेम शेप का है, सेम शेप मीन्स ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, प्लस उसका जो साइज है वो भी कैसा है, सेम है, मीन्स ये और ये दोनों जो साइज हैं ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं, बिल्कुल सेम हैं, दोनों एकदम फोटोस्टेट कॉपी टाइप, ठीक है, एकदम फोटोस्टेट कॉपी हैं एक दूसरे की, फिगर्स भी सेम है, शेप भी सेम है और वो जो है दोनों सेम साइज की फोटोस्टेट कॉपी है, तो उन फिगर्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। अगर बात आती है सिमिलैरिटी की, तो सिमिलैरिटी में क्या होता है कि हमारे पास कोई भी पॉलीगन, दो पॉलीगन सिमिलर कब बोलेंगे उनको हम, जब उनकी शेप तो सेम होगी, मीन्स अगर ये स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर होगा, दूसरा पॉलीगन भी, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनका साइज सेम हो। जैसे कॉन्ग्रुएंसी में कंडीशन क्या थी कि साइज भी सेम होना चाहिए, लेकिन सिमिलैरिटी में कंडीशन क्या है कि इनका साइज सेम होना जरूरी नहीं है। सपोज एक स्क्वायर मेरे पास ये है और एक स्क्वायर मेरे पास इस तरह से है, ठीक है, तो इनके क्या है, फीचर क्या है कि इनकी शेप सेम है, ये दोनों कैसे हैं, स्क्वायर्स हैं, लेकिन इनका साइज आप देख रहे हो, इनकी जो लेंथ है साइड्स दोनों की वो क्या है, हमारी डिफरेंट है, ठीक। तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि कॉन्ग्रुएंसी के लिए चाहिए दोनों चीज़ें, शेप भी सेम और साइज भी सेम, लेकिन सिमिलैरिटी के लिए सिर्फ शेप सेम होनी चाहिए, लेकिन साइज जो है वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका 1 मार्क का MCQ बन सकता है वो क्या है कि अगर मान लीजिए मेरे पास जैसे ये वाली दोनों फिगर्स हैं, ये दोनों कैसी फिगर्स हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं, क्या मैं इन फिगर्स को सिमिलर फिगर बोल सकती हूँ, बोल सकती हूँ, क्योंकि इनकी शेप तो सेम है ना, क्योंकि सिमिलैरिटी के लिए सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट चाहिए कि शेप सेम होनी चाहिए, राइट। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, ठीक है, क्योंकि सिमिलैरिटी के लिए क्या चीज़ चाहिए, सिर्फ शेप सेम होनी चाहिए, और शेप तो सेम है ही कॉन्ग्रुएंट में, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, ठीक है, जितनी भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होंगी वो सारी हमारी सिमिलर तो होंगी ही होंगी, लेकिन जो मेरी सिमिलर फिगर है, ये दोनों सिमिलर फिगर्स हैं, क्या ये दोनों मेरी कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं, क्या ये मेरी कॉन्ग्रुएंसी के कॉन्सेप्ट को फुलफिल कर रही, शेप तो सेम है लेकिन इनकी दोनों की जो साइज़ है वो साइज़ दोनों का डिफरेंट है, होना क्या चाहिए, सेम होना चाहिए। ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स तो सिमिलर होती हैं, बट ऑल सिमिलर फिगर्स जो हैं वो हमारी कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती। तो ये आपका 1 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, डन। नेक्स्ट बात करते हैं, ये थी अब किसी भी पॉलीगन के लिए, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली एक ट्राइंगल के लिए बात करें जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर में ट्राइंगल्स कब सिमिलर होंगे, दो ट्राइंगल्स कब सिमिलर होंगे, जैसे एक ट्राइंगल है ABC और एक ट्राइंगल क्या है हमारा PQR, ये दोनों ट्राइंगल्स कब सिमिलर होंगे, जब ये हमारी दो कंडीशंस को फुलफिल करेंगे। सबसे पहली कंडीशन क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, आपको पता है कि अगर मैं B की बात करूँ तो B के सामने इस फिगर में कौन सा एंगल बन रहा है, B की ही पोजीशन पे, जिस पोजीशन पे B पड़ा उसी पोजीशन पे दूसरे ट्राइंगल में कौन सा एंगल बन रहा है, Q एंगल बन रहा है। तो यानी कि हमारे पास एंगल B जो है वो किसके इक्वल होगा, Q के इक्वल, और A और P ये भी दोनों हमारे इक्वल होने चाहिए, क्योंकि जिस पॉइंट पर A है उसी पॉइंट पर P पड़ा हुआ है। देन उसके बाद हमारे पास क्या है C, एंगल C और एंगल R ये भी हमारे कैसे होने चाहिए,
इक्वल होनी चाहिए। देन सेकेंड कंडीशन क्या है कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। देखो कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ड का क्या मतलब होता है, जो इसकी ली है वही सेम इस ट्राइंगल की। अगर एंगल्स की बात थी तो जो ये एंगल लिया था वही सेम एंगल इसका। लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, जैसे ये साइड इस ट्राइंगल के लिए मैंने, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगी, जो बिल्कुल इसके सामने होगी, इसके जैसी होगी जो, ठीक है। तो ए बी अपॉन पी क्यू, फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये हो गया। सेकेंड कंडीशन क्या है, दैट ए बी अपॉन पी क्यू शुड बी इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है। ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी थी हमारी, पी क्यू थी, तो हमने लिख दिया ए बी अपॉन पी क्यू। इसी तरह से ए सी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी है, पी आर, तो ए सी अपॉन पी आर। बी सी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी है, क्यू आर, तो बी सी अपॉन क्यू आर। और बोला क्या है उन्होंने कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, मतलब इनकी जो रेशियो होगी वो कैसी होगी, हमारी दोनों की सेम होगी, मतलब इक्वल होगी, ठीक है। तो अगर कोई भी दो ट्राइंगल्स इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तब तो हम कहेंगे कि वो दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हैं, अदरवाइज हमारे वो दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर नहीं है, ठीक है। अगर किसी केस में सिर्फ एक ही कंडीशन फुलफिल हो रही है, मान लीजिए कि सिर्फ एंगल्स इक्वल हो, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल ना हो, तो भी वो हमारे सिमिलर नहीं होंगे। तो सिमिलैरिटी के लिए, ट्राइंगल्स के सिमिलर होने के लिए दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी जरूरी हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो है वो भी हमारी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। डन। इसके बाद अब करते हैं थ्योरम नंबर 6.1, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपके लगभग हर साल वो आपके एग्जाम में आ जाता है, उसका प्रूफ। तो नाउ थ्योरम नंबर 6.1, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस पर। क्या बोला है उन्होंने, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC, ठीक है। ABC ट्राइंगल में हमने क्या किया है, एक लाइन ड्रॉ की है। कैसे ड्रॉ की है, पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, मतलब एक लाइन ड्रॉ की हमने DE, किसके पैरेलल ड्रॉ की हमने, BC के, ठीक है। देन जो ये लाइन है वो क्या करे, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स। अब दो साइड्स बाकी कौन सी बच गई, BC के तो पैरेलल बनाई है हमने, बाकी दो साइड्स कौन सी हैं, AB और AC। टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, इन दोनों साइड्स को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर, AB को D पॉइंट पर और AC को किस पॉइंट पर, E पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। आप देख रहे हो जो ये DE है, ये DE AB पर D पॉइंट पर है और AC पर कौन सा पॉइंट है इसका, E पॉइंट है। देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो जो ये दोनों बची हुई साइड्स है हमारी AB और AC, ये दोनों जो है वो सेम रेशियो में डिवाइड हो रही है। मीन्स AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आया। क्या है कि एक ट्राइंगल है हमारा ABC, एक लाइन ड्रॉ की है हमने जो कि एक साइड के तो क्या है, पैरेलल है, और बाकी दोनों साइड्स को, इस साइड को और इस साइड को, दो अलग अलग पॉइंट्स पे ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि इनकी जो रेशियो है दोनों साइड्स की वो कैसी है, हमारी इक्वल है। मीन्स AD बाय DB किसके इक्वल प्रूव करना है हमने, AE बाय EC के, ठीक है। तो बस वही जो भी चीज़ आपको गिवन है, सबसे पहले इन क्वेश्चंस में पूरे चैप्टर में आपको गिवन टू प्रूफ और प्रूफ की हेडिंग्स लगानी है। गिवन में आप क्या लिखेंगे, जो भी आपको दिया हुआ है स्टेटमेंट में, क्या बोला है, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। ट्राइंगल ABC में क्या बोला उन्होंने, एक लाइन ड्रॉ की है पैरेलल, DE इज पैरेलल टू BC। जो ये सिंबल होता है, ये सिंबल हमारा किसको डिनोट करता है, पैरेलल लाइंस को। इंटरसेक्ट्स AB एंड AC एट D एंड E रिस्पेक्टिवली, ठीक है। समझ में आई बात ये, AB को ये किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, D पॉइंट पर, और AC को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, हमारे E पॉइंट पर। रिस्पेक्टिवली इसलिए लिखा क्योंकि मतलब पहले जो साइड लिखी है AB, उसका पॉइंट ये D है, और AC है जो उसका पॉइंट हमारा E है। डन। देन टू प्रूफ क्या करना है हमने, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो जो है वो बराबर है, दोनों टू प्रूफ क्या करना है, जो बची हुई दोनों साइड्स है उनकी रेशियो हमारी बराबर है। रेशियो कैसे निकलेगी, AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC,
ठीक है। तो अब इस चीज़ को प्रूफ हमने जब स्टार्ट किया तो प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, हमने BE और CB को ज्वाइन कर दिया, BE और CD को हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। BE को ज्वाइन किया और CD को ज्वाइन कर दिया। देन और हमने क्या किया, हमने जो DM है वो DM परपेंडिकुलर बनाया है किस पर, AC पर, और EN जो है वो परपेंडिकुलर बनाया है किस पर, हमने AB पर। इतनी बात समझ में आई कि एक ट्राइंगल है, उसके अंदर एक लाइन इसके पैरेलल है, तो बची हुई दोनों साइड्स की जो रेशियो होगी वो आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो हमने क्या क्या लिखा और कैसे कैसे कॉन्सेप्ट को किया, ठीक है। नोटिस डाउन फास्ट, उसके बाद हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब इसके बाद आपको पता है कि जो हमारा एरिया का फॉर्मूला होता है किसी भी ट्राइंगल का, अगर मुझे एरिया निकालना हो, 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है AR किसको डिनोट कर रहा है, एरिया को, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, सपोज कीजिए मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ऊपर वाले का, कौन से का, ट्राइंगल ADE का, ठीक है, ADE। किसी भी ट्राइंगल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर हम वही फॉर्मूला लगा देंगे, 1/2 इंटू, इसका बेस क्या है हमारे पास, इसका बेस अगर मैं ADE ट्राइंगल का अगर हम बेस माने तो सपोज कीजिए मैंने जो बेस है वो बेस किसको माना हमने, AD को इंटू हाइट। हाइट क्या होती है, हाइट क्या होती है, जैसे ये कोई भी एक ट्राइंगल है, अगर इसका ये बेस है तो बेस के ऊपर जो भी लाइन परपेंडिकुलर होती है वो क्या होती है, उसकी हाइट होती है, राइट। तो अगर मैंने बेस AD को माना है तो AD के ऊपर परपेंडिकुलर क्या बन रहा है, AD के ऊपर परपेंडिकुलर बन रहा है EN। तो कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू 1/2 इंटू ED इंटू EN, ठीक है। AD ही बेस क्यों लिया मैंने, क्योंकि जो हमें प्रूफ करना है ना AD/DB, प्रूफ में हमें ये दोनों साइड्स चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने बेस अपनी रिजल्ट की साइड, अपने रिजल्ट वाली साइड को मैंने पहले ही अपने क्वेश्चन में इंक्लूड कर लिया, ठीक है। इसके बाद अब हम नीचे वाले ट्राइंगल का अगर एरिया निकालें, नीचे वाला ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल BED, ठीक। अब इसके लिए 1/2 इंटू बेस किसको लोगे, देखो यहाँ से देखो बेस किसको चाहिए, आंसर में क्या चाहिए, BD, तो BD को ही क्या ले लेंगे हम, बेस, इंटू हाइट। हाइट क्या बताई मैंने कि बेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर होता है वो क्या होती है, हाइट। तो अब BD के ऊपर आपको कोई परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा, लेकिन अगर थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे कि जो AD के ऊपर परपेंडिकुलर है EN, वो इस पूरे पे भी परपेंडिकुलर बोल सकते हैं हम। तो दैट मीन्स कि DB के ऊपर भी परपेंडिकुलर क्या है हमारा, EN। जो परपेंडिकुलर हमारा AD पर है वही परपेंडिकुलर हमारा DB पर भी है, क्योंकि ये एक ही साइड के पार्ट्स हैं, राइट। सो ये हो गई सपोज मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब दोबारा से एरिया निकालेंगे ट्राइंगल ADE का, इसके अंदर अब हम क्या चेंज कर देंगे, अपना बेस। अब बेस किसको लेंगे, बेस ले लेंगे अब हम इधर वाली दूसरी साइड को, क्योंकि मुझे आंसर में दूसरी साइड क्या चाहिए, AE। तो बेस क्या है मेरा, AE। बेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा, बेस के ऊपर परपेंडिकुलर आपको क्या दिख रहा है, AE के ऊपर परपेंडिकुलर, AE के ऊपर परपेंडिकुलर क्या है हमारा, DM। तो ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह से ही एक और ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, अभी निकाला था BED का, अब निकाल लेते हैं इसका DEC का। DEC का अगर निकालेंगे तो DEC के लिए फिर वही फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। DEC के लिए अब मेरा बेस क्या बन जाएगा, बेस क्या बन जाएगा मेरा EC, जो मुझे आंसर में चाहिए, इंटू EC इंटू हाइट। हाइट फिर सेम कॉन्सेप्ट कि जो हाइट जो परपेंडिकुलर हमारा AE के ऊपर है वही परपेंडिकुलर हमारा EC पर भी होगा, क्योंकि ये सेम साइड का पार्ट है, ठीक है। तो यानी कि परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा, परपेंडिकुलर हो गया हमारा DM, ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट लाइन में क्या लिख सकते हैं, नाउ डिवाइड इक्वेशन नंबर 1/2। 1 और 2 इक्वेशन को हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। अगर डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो अगर डिवाइड करेंगे तो क्या लिखेंगे, दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BED इज इक्वल टू 1/2 इंटू AD इंटू EN डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू BD इंटू EN,
ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपली दोनों रेशियो, दोनों वैल्यूज़ के बीच में इस तरह से डिवाइड की लाइन लगा दी, बस दोनों के बीच में, ठीक है, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ को हम डिवाइड कर रहे हैं एज इट इज, राइट। अब देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल, en से en कैंसिल हो गया, क्या बच गया, ये वैल्यू किसके बराबर बच गई हमारी, AD/D, B के बराबर बच गई, ठीक है। इसी तरह से अब नेक्स्ट लाइन में आप क्या लिखेंगे, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। तो थर्ड और फोर्थ को अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल और dm से हमारा dm कैंसिल, बच क्या गया, दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इज इक्वल टू AE/EC, यही बचा है मेरे पास, ठीक है। इन दोनों के रेशियो में क्या बचा है, AE/EC, राइट। अब ध्यान से देखिएगा, ये सपोज इसको मैंने इक्वेशन नंबर दे दिया 5 और इसको इक्वेशन नंबर दे दिया मैंने 6। अब 5 और 6 का एक बार कंपैरिजन कीजिए, कंपैरिजन करोगे तो न्यूमिनेटर दोनों के लिए सेम है, ठीक है, लेकिन डिनोमिनेटर दोनों का अलग है। अगर डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो जाए किसी तरह से तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर अगर सेम हो गया तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर हो जाएगी। अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली बराबर हो गई। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे प्रूव करना है कि BED जो है वो एरिया DEC दोनों जो है वो बराबर है, राइट। अब क्वेश्चन में देखिए, डायग्राम में देखिए, BED ये वाला एरिया है BED और दूसरा क्या है BEC एरिया है दूसरा, ठीक है। तो ये दोनों जो है ये दोनों हमारे सेम बेस पर बन रहे हैं, BED और DEC ये दोनों हमारे सेम बेस पर बन रहे हैं। सेम बेस कौन सा है हमारा, DE, और दोनों जो है वो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में भी बन रहे हैं। तो 9th क्लास में आपने एक थ्योरम पढ़ी हुई है कि अगर दो ट्राइंगल्स सेम बेस पर बने और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बने तो उनका जो एरिया होता है वो क्या होता है हमारा, इक्वल होता है। ट्राइंगल BED एंड ट्राइंगल DEC आर ऑन द सेम बेस, सेम बेस कौन सा है इनका, सेम बेस है इनका DE, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, कौन सी पैरेलल लाइंस के बीच में है ये हमारा, DE और BC। सो DE इज पैरेलल टू BC। सो इससे क्या हो जाएगा, दोनों का सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस की वजह से इसका एरिया BED का जो एरिया है ट्राइंगल का वो किसके इक्वल हो जाएगा, BED इज इक्वल टू ट्राइंगल DEC, ठीक है। दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल हो गया। सो दैट मीन्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 और 6 से अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 और 6 से, यानी कि हमारे पास 5 और 6 से क्या बन गया कि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई, तो यानी कि राइट हैंड साइड भी ऑटोमेटिकली क्या हो गई, इक्वल। मीन्स AD/DB इज इक्वल टू AE/EC, ठीक है। यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, प्रूफ हो गया। लास्ट में आपको लिखना है हेंस प्रूव्ड, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर आपको गिवन, टू प्रूफ, हेंस प्रूफ तीनों चीज़ें लिखने के मार्क्स मिलते हैं। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आए कि क्वेश्चन कैसे करना है तो आप सिर्फ गिवन, टू प्रूफ और हेंस प्रूफ भी अगर लिख देंगे तो भी आपको 1.5 मार्क जो है वो पेपर में मिल जाएगा। हाफ मार्क गिवन का, हाफ मार्क टू प्रूफ का, हाफ मार्क्स आपका हेंस प्रूफ लिखने का, ठीक है, डन। अब देखो यहाँ से अगर कॉन्सेप्ट में अगर थोड़ी सी कंफ्यूजन है तो दोबारा से देख लेते हैं कि ADE और BED और ये दोनों हमारे बराबर हो गए ना एरिया, तो दोनों में सेम लिखा है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों इक्वल है। तो यानी कि दोनों अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों की राइट हैंड साइड भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, मैथ्स के रूल्स के हिसाब से इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड दोनों इक्वेशंस की ऑटोमेटिकली इक्वल, ठीक है। अब इस पे बेस्ड हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इन द फिगर बिलो, ये फिगर दी हुई है आपको, DE इज पैरेलल टू BC। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि वन लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द अनदर साइड, हमारी ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। देन क्या बोला है उन्होंने, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड AD, इस AD साइड की मुझे लेंथ निकालनी है, ठीक है। गिवन दैट AE दिया हुआ है 1.8 सेंटीमीटर, BD दिया हुआ है 7.8 सेंटीमीटर एंड CE इज इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन को करना कैसे है, वही सबसे पहले सॉल्यूशन नंबर लिखना है, ये तो आपको पता है हर क्वेश्चन के आगे। देन इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस में आपको गिवन, टू प्रूव और प्रूफ हर क्वेश्चन में लिखना है, ठीक है। गिवन में क्या लिखना है आपने, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। जैसे देखो उन्होंने क्या बोला है, इन द फिगर बिलो, ये चीज़ उन्होंने हमें दी हुई है, ठीक है। स्टेटमेंट पढ़ के इंग्लिश मीनिंग आपको समझ में आ रहा है। इन द फिगर बिलो DE इज पैरेलल टू BC, मीन्स ये चीज़ उन्होंने गिवन है, तो यहाँ पर मैंने गिवन में लिख दिया DE इज पैरेलल टू BC। उसके बाद फाइंड द लेंथ ऑफ द AD, तो किसकी लेंथ निकालनी है हमने, AD की, ठीक है। तो ये यानी कि क्या है हमारा, टू प्रूव या टू फाइंड करना है, तो इसको हमने टू प्रूव में लिख दिया। उसके बाद उन्होंने खुद ही हेडिंग लगा दी, गिवन दैट A इज इक्वल टू दिस, ये सारा कुछ हमें क्या है यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो इसके बाद इसका प्रूफ कैसे स्टार्ट करेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे दैट बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को आप शॉर्ट फॉर्म में BPT भी लिख सकते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में क्या था कि अगर ये लाइंस दोनों पैरेलल हों और ये बाकी दोनों साइड्स को किसी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, तो हमारे पास क्या होता है, साइड्स की जो रेशियो है वो आपस में क्या होती है, इक्वल। मीन्स दैट AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC। यही पढ़ा हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में, AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC, राइट। सो यहाँ से बस वैल्यूज पुट कर दिए जो भी आपको दिया हुआ है। AD हमें फाइंड आउट करना है, AD को एज इट इज रखेंगे, डिवाइड बाय DB कितना है मेरा 7.2, दिस इज इक्वल टू AE कितना है मेरे पास 1.8, डिवाइड बाय EC, और EC कितना है हमारे पास 5.4, ठीक है। अब हमारे पास आ गई डेसिमल्स की कैलकुलेशन। डेसिमल की कैलकुलेशन वैसे ही करनी है जैसे हम नॉर्मल करते हैं, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बन जाएगा 18 3 54, और इधर से 3 से हमारे पास जब ये कैंसिल करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2.4, राइट। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ से, तो हमारे पास क्या आ गया, दैट AD इज इक्वल टू 2.4 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। लास्ट में आंसर के साथ अपना मीटर, सेंटीमीटर, जिस भी चीज़ में उन्होंने यूनिट दी है वो आंसर आपको ज़रूर लिखना है। अगर आप आंसर मेंशन नहीं करेंगे तो यहाँ से भी आपका हाफ मार्क कट जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इस क्वेश्चन में आपने कुछ प्रूफ तो नहीं किया, आपने कुछ फाइंड आउट किया है, तो आप अपना आंसर जो है यहाँ पे हेंस प्रूव लिखने की बजाय क्या लिखेंगे, जो भी आपने फाइंड आउट किया है क्वेश्चन में, क्या फाइंड किया है, लेंथ ऑफ द साइड AD। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट लेंथ ऑफ द साइड AD इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। जनरली आपके पास इस टाइप का बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका हर साल एग्जाम में आता है, राइट। सो नोट इट डाउन फास्ट। नाउ मूव हेड विद द नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो हमारा 2019 के बोर्ड एग्जाम में आया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 2020 के स्टैंडर्ड में आया हुआ है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पर बेस्ड, ठीक है। तो अब इसमें क्या बोला है इन्होंने, इन द फिगर बिलो DC इज पैरेलल टू AP। जहाँ भी आपके दिमाग में एक ट्राइंगल और एक लाइन, दो लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है, आपको बस वहाँ पर ये सोच लेना है कि यहाँ पे कौन सी थ्योरम लगानी है मुझे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है हमारे पास, DC इज पैरेलल टू AP, ठीक है, एंड और क्या दिया हुआ है उन्होंने हमें, DE इज ऑल्सो पैरेलल टू AP। देन प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूफ में हमारे पास क्या है, BE अपॉन EC इज इक्वल टू BC अपॉन CP। गिवन, टू प्रूफ और प्रूफ लिखना इन चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सॉल्यूशन नहीं भी करते हैं क्वेश्चन का पेपर में तो भी आपको हाफ मार्क्स इसका और हाफ मार्क्स इसका मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपने सॉल्यूशन कंप्लीट कर दिया लेकिन ये नहीं लिखा तो भी आपका हाफ ऑफ मार्क्स इस चीज़ का डिडक्ट होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास क्या है कि सबसे पहली चीज़ उन्होंने क्या बोली है, DC इज़ पैरेलल टू AP, ठीक है। ये वाली साइड जो है इसके पैरेलल है। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से दोबारा से बना करके देखोगे तो उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, APP, और इस तरह से ये DC जो है ये इसके पैरेलल है, DC इस साइड के पैरेलल है, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इन द ट्राइंगल BAP। BAP ट्राइंगल में हमारे पास क्या रिजल्ट निकलेगा, देखो
अब ये इसके पैरेलल है, तो बची हुई दोनों साइड्स कौन सी हैं, ए बी और बी पी, ठीक है। तो यानी कि ये जो दोनों साइड्स हैं, इन दोनों की जो रेशियो होगी वो आपस में क्या होगी, इक्वल होगी, राइट। मीन्स जिस साइड के पैरेलल है उसको छोड़ के, जैसे अब ये इसके पैरेलल है, तो बची हुई दोनों साइड्स की रेशियो आपस में पैरेलल होगी। तो यानी कि हमारे पास क्या निकल के आया बी ए पी में, दैट ए डी अपॉन डी पी इज इक्वल टू बी सी अपॉन सी पी, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे कि जिसके पैरेलल है उसको छोड़ के बाकी दोनों साइड्स की रेशियो इक्वल होगी, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या बोला है उन्होंने, डी ई इज पैरेलल टू ए सी। देखो अब इस फिगर को फिर से दोबारा से बनाते हैं, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी, यहाँ पर पी, ठीक। क्या बोला है उन्होंने, डी ई, ये डी ई है हमारी, राइट, और ये डी ई किसके पैरेलल है, हमारी ए सी के पैरेलल है, राइट। डी ई ए सी के पैरेलल है। तो अब हम ये वाला ट्राइंगल अगर कंसीडर कर लें, कौन से वाला, ट्राइंगल ए बी सी, तो ए बी सी ट्राइंगल में भी हमारे पास बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अगर लगेगी तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, ये इसके पैरेलल है, तो बची हुई दोनों साइड्स कौन सी हो गई, ए बी और बी सी। तो ए बी और बी सी की जो रेशियो होगी वो आपस में क्या होगी, इक्वल। मीन्स ए डी बाय डी बी, ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू बी ई बाय ई सी, बी ई बाय ई सी हो गया यहाँ से, ठीक है। सपोज ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, राइट। अभी मैंने आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में क्या समझाया, मैथ्स का बेसिक रूल क्या होता है कि अगर किन्हीं भी दो इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, देखो इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाती है। अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगी। सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि फ्रॉम 1 and 2 यहाँ से क्या आंसर आ गया, क्योंकि दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो दैट मीन्स दोनों की राइट हैंड साइड भी आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल। मीन्स बी सी बाय सी पी इज इक्वल टू बी ई बाय ई सी। सो देखो हमारा फाइनल आंसर आ गया, यही आंसर था, बी सी बाय सी पी इज इक्वल टू बी ई बाय ई सी। तो लास्ट में आप क्या लिख देंगे, दैट हेंस प्रूव। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के क्वेश्चंस इतने छोटे छोटे होते हैं, 2-2 लाइन के, थ्योरम अच्छे से करनी है, राइट, और क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो है 2018 और 2020 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखते हैं जल्दी से इस क्वेश्चन को कैसे करना है। क्या बोला है उन्होंने, 2 ट्राइंगल्स दिए हैं ए बी सी और एक्स वाई जेड। इस ट्राइंगल की साइड्स दी हैं, कुछ एंगल्स दिए हैं और इस ट्राइंगल के भी हमें साइड्स दी हैं, और पूछा क्या है हमसे कि हमें क्या निकालना है, एंगल वाई निकालना है, ठीक है। तो आप गिवन टू प्रूफ लिख सकते हैं। गिवन टू प्रूफ कैसे लिखते हैं, जो भी चीज़ आपको पहले सेंटेंस दी होती है ना, कोमा से पहले, तो वो सारा कुछ आपके पास क्या होता है, गिवन। तो ये पूरी की पूरे सेंटेंस जो है ये आप किस में लिखेंगे, गिवन वाली लाइन में। एंड देन जब आप टू प्रूफ की लाइन लिखेंगे तो उसमें आप क्या लिखेंगे, ये वाला सेंटेंस, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, राइट। अब अगर हम इसका प्रूफ स्टार्ट करें तो प्रूफ के लिए हम क्या कह सकते हैं, सबसे पहले हमें पता है कि जब हमारे पास दो ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की अगर हम रेशियो निकालें इस क्वेश्चन में तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट ए बी अपॉन, ये ए बी है और ये हमारा एक्स जेड, ए बी अपॉन एक्स जेड क्या हो जाएगा, हमारे पास ए बी कितना है 3.8 और एक्स जेड कितना है 7.6। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हुआ और 38 टूज का कितना होता है 76, तो कितनी आ गई 1/2 आ गई। इसी तरह से अब आपको दिख रहा है कि बी सी और वाई जेड, ये 6 है और ये 12 है, डबल है इसकी, तो इन दोनों की भी रेशियो निकाल लेते हैं। बी सी अपॉन वाई जेड, बी सी कितना है 6 और वाई जेड कितना है 12, तो ये भी वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1/2 आ गई। इसी तरह से अगर हम ए सी अपॉन एक्स, ए सी अपॉन कौन सी साइड निकालें अब, एक्स वाई, क्योंकि आप दिख रहा है ये 3√3 है, ये 6√3 है, डबल हैं दोनों आपस में एक दूसरे की, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, दैट ए सी अपॉन एक्स वाई, ए सी कितना है मेरा 3√3 डिवाइडेड बाय ये कितना है मेरा वाई जेड, √3 से √3 कैंसिल और 3 2 6, तो आंसर कितना आ गया, ये भी 1/2।
अब कॉन्ग्रेंसी के रूल के अकॉर्डिंग ये तीनों साइड्स की रेशियो आपस में इक्वल आ गई। तो कॉन्ग्रेंसी के रूल्स के अकॉर्डिंग बाय साइड 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 प्रॉपर्टी जो आप लोगों ने क्लास 9th में सीखी हुई है, क्या हो गया कि दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हो गए, हमारे कॉन्ग्रेंट हो गए। मीन्स ट्राइंगल ए बी सी किसके कॉन्ग्रेंट हो गया, एक्स जेड वाई के। एक्स जेड वाई क्यों लिया, एक्स वाई जेड क्यों नहीं लिया, क्योंकि आप देख रहे हो कि ए बी और एक्स जेड सेम नाम लिखने होते हैं हमें। पहले ए बी, तो इधर से हमारी किसकी रेशियो इक्वल ली है हमने, ए बी और एक्स जेड की रेशियो किसके इक्वल है, बी सी और वाई जेड के। तो बी सी और वाई जेड, इधर से लास्ट दो और इधर से भी लास्ट दो, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्या है, ए सी अपॉन एक्स वाई, मीन्स फर्स्ट और थर्ड और फर्स्ट और थर्ड। अगर मैं यहाँ पर इसका नाम चेंज कर दूंगी, इसका नाम सपोज मैंने एक्स वाई जेड कर दिया, तो ये हमारे इस रूल को फॉलो अप नहीं करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि ए बी और एक्स वाई की रेशियो, ए बी अपॉन एक्स वाई की रेशियो, लेकिन हमारी किसकी आ रही है, ए बी अपॉन एक्स जेड की रेशियो इक्वल आ रही है। तो दैट मीन्स हमारा जो बनेगा वो क्या बनेगा, दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एक्स जेड वाई, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंसी का रूल मैंने आपको बताया कि अगर दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो यानी कि उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ से एंगल ए जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल एक्स के। तो एक्स की वैल्यू भी कितनी आ गई हमारे पास, 65 डिग्री। कॉन्ग्रुएंसी का रूल यही था ना कि साइड्स सेम होनी चाहिए हमारे पास। अगर साइड सेम है तो यानी कि ऑटोमेटिकली उनके एंगल्स जो हैं वो भी सेम होंगे। ए जो है इसके इक्वल आ गई, इसी तरह से बी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी। तो इसी तरह से आप ध्यान से देखना, इस चीज़ को गलती नहीं करनी है। यहाँ पे देखो ए और एक्स, ठीक है। अब बी किसके बराबर होगा, जेड के बराबर होगा, ना कि वाई के बराबर। तो बी और जेड आपस में इक्वल होंगे, तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 70 डिग्री। बट हमें किसकी निकालनी है, हमें निकालनी है वाई की वैल्यू। अब आप देखो x आ चुका है 65 और z आ चुका है 70 डिग्री, तो y कैसे निकल सकता है। अब आप लगा सकते हो कि बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, जब भी हमें किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल्स पता होते हैं, हमें तीसरा निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। मीन्स तीनों एंगल्स का जो सम है वो किसके बराबर होगा हमारा, 180 डिग्री। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यू कितनी है हमें, 65 डिग्री, प्लस y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, प्लस z कितना है मेरा, 70 डिग्री। दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 65 और 70 को जब प्लस करेंगे तो कितना बनेगा, 135 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर कर रही हूँ मैं इस क्वेश्चन को, बट आपने नेक्स्ट लाइन में करना है। y प्लस 135 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन ये 135 डिग्री जब राइट हैंड साइड पर शिफ्ट होगा तो इसमें से माइनस हो जाएगा। तो 180 में से 135 को जब माइनस करेंगे तो आंसर कितना बचेगा हमारे पास, 45 डिग्री, ठीक है। लास्ट आप अपना आंसर कैसे लिखेंगे, दैट जो भी पूछा है उन्होंने बस वही का वही सेंटेंस आपको अपने आंसर में लिखना है। वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू, वाई की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास, 45 डिग्री, ठीक है। नोट डाउन कीजिए फास्ट, देन मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन आपका 2018 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है उन्होंने, AD एंड PM आर द मीडियंस। AD एंड PM आर द मीडियन। सबसे पहले मीडियन का मतलब समझिए, मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है मिड पॉइंट। मतलब कि ये जो है ये इन दोनों लाइंस का मिड है, मतलब बिल्कुल बीच में है, बिल्कुल सेंटर में है लाइन के, ठीक है। जब बिल्कुल सेंटर में होगा लाइन के ये पॉइंट B एंड C, जब D पॉइंट बिल्कुल लाइन के सेंटर में होगा, मिड में होगा, तो मतलब क्या हुआ कि ये दोनों पार्ट्स हमारे बराबर हैं, ठीक है। तो मीडियन का मतलब मैं कह सकती हूँ दैट BD इज इक्वल टू DC, या फिर हम कह सकते हैं दैट BC इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ BD। कह सकते हैं या नहीं कह सकते, क्योंकि इस पूरा ये जो पूरा BC है ये क्या है, ये इतने पार्ट का क्या है, डबल है, क्योंकि इतना प्लस इतना दो पार्ट्स बन रहे हैं ना, ये इन दो पार्ट्स को मिला के पूरा एक पार्ट बन रहा है। तो मीन्स BC इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ BD, और ये दोनों पार्ट्स कैसे हैं हमारे, बराबर। तो इसीलिए क्या हो गया, BC इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ BD।
नहीं, ऐसे ही यहाँ पे भी हम कह सकते हैं, क्योंकि m जो है वो मिड पॉइंट है इसका, तो हम क्या कह सकते हैं दैट QM इज इक्वल टू MR, राइट। जो ये वाला पार्ट है ये इसके बराबर है। और हम क्या कह सकते हैं दैट जो पूरी बड़ी वाली हमारी लाइन है, ये जो QR लाइन है, ये किसकी डबल है, हमारी डबल है QM की, क्योंकि M मिड पॉइंट है, M बीच की बिल्कुल सेंटर बिंदु है, मिड पॉइंट मतलब ये लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो यानी कि जो दो बड़ा होगा वो बड़ा क्या होगा, इस छोटे वाले पार्ट का डबल होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हम अपने क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, वेयर ABC इज सिमिलर टू द ट्राइंगल PQR। अब ABC उन्होंने हमें सिमिलर बोला है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, ये वाली स्टेटमेंट, राइट। सो सबसे पहले आप गिवन की हेडिंग लगा के लिखेंगे। गिवन में हम क्या लिखेंगे, जो आपको मैंने बताया कि आपने क्वेश्चन में से ही उठाना है गिवन टू प्रूफ, तो क्या लिख सकते हैं दैट AD एंड PM आर द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल ABC एंड PQR रिस्पेक्टिवली, वेयर ABC इज सिमिलर टू PQR। देन आप यहाँ पर किसकी हेडिंग लगाएंगे, आप नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे टू प्रूफ की, और टू प्रूफ में आप अपनी ये वाली स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। तो जब आप प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे, थर्ड लाइन में आप लिखेंगे प्रूफ, फर्स्ट लाइन में गिवन, सेकेंड लाइन में टू प्रूफ और थर्ड लाइन में प्रूफ। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं दैट सिंस अगर दोनों ट्राइंगल्स आपको सिमिलर दिए हुए हैं, तो ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सिमिलर होने का क्या मतलब है कि इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो होगी वो क्या होगी, हमारी इक्वल होगी। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी है, देखो AB की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है हमारी, PQ, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC, इधर AC है तो इस तरफ कौन सी है दूसरे ट्राइंगल में, PR, AC अपॉन PR, दिस इज इक्वल टू BC अपॉन QR, ठीक है। तो तीनों साइड्स की कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल हो गई, राइट। अब सो AB अपॉन PQ किसके इक्वल हो जाएगा, देखो BC अपॉन QR है, ठीक है। तो BC की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ BD डिवाइडेड बाय QR की जगह क्या लिख सकते हैं, QR किसके बराबर है, 2 टाइम्स ऑफ QM के। तो 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो बच क्या गया यहाँ से हमारे पास दैट AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM, और इसको हम दे सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1, राइट। आपको पता है कि क्योंकि ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, तो ट्राइंगल सिमिलर होने के 2 रूल्स होते हैं, एक तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल होती है, और दूसरा रूल क्या होता है, दूसरा रूल होता है हमारे पास कि इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, हमारे इक्वल। मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मीन्स एंगल A किसके इक्वल होगा, एंगल P के। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऑल्सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। इसी तरह से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल B के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा बन रहा है, जिस पोजीशन पर B है उसी पोजीशन पर ये एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। और देखो A से P और B का Q सेकेंड पोजीशन पर लिखा है, थर्ड पोजीशन पर दोनों ट्राइंगल्स में क्या लिखा है, C और R। सो यानी कि एंगल C जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा एंगल R के इक्वल हो गया। अब हम लेंगे 2 छोटे वाले ट्राइंगल्स, छोटे वाले कौन से, ABD एंड ट्राइंगल PQM। देखो ये वाले दोनों छोटे ट्राइंगल्स ABD और दूसरा छोटे वाला ट्राइंगल कौन सा लिया मैंने, PQM। अब आप सोचेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा हमें कौन सा लेना है, आपको पता चलेगा आंसर को देख के। आंसर में हमें कौन सी 2 साइड्स का रेशियो इक्वल प्रूव करना है, AB और PQ। मीन्स आपको ऐसा ट्राइंगल लेना है जिसमें AB और PQ दोनों आए, ठीक है। दूसरे साइड क्या है, PM और AD। मीन्स आपको ऐसी साइड्स लेनी है जिसमें हमारा AD और PM आए, ठीक है। तो ऐसा कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, यही वाला ट्राइंगल ही तो बन रहा है, इधर वाला हमारा, ठीक है। अगर उन्होंने हमसे रेशियो में उल्टा पूछा होता, मीन्स अगर उन्होंने यहाँ पे AB अपॉन PQ की जगह क्या पूछा होता, AC अपॉन PR पूछा होता, तो हम इधर वाले छोटे ट्राइंगल की बात करते, ठीक है। डन। जिस तरह से हमसे आंसर पूछा उसी के अकॉर्डिंग ही हम अपने ट्राइंगल्स चूज कर रहे हैं। तो अब इस ट्राइंगल के अंदर हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 में हमने क्या प्रूव किया दैट AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन Q। फर्स्ट रिजल्ट में हमने ये प्रूव किया, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट इक्वेशन से ये प्रूव किया। और सेकेंड से हमने क्या प्रूव किया है दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ठीक है। ये A जो है ये P के इक्वल है और B जो है वो हमारा
क्यू के इक्वल है। अब अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज़ फुलफिल हो गई, किसी भी दो ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल है और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हमारे इक्वल है, और ये वाला एंगल भी हमारा इक्वल है डी और एम, क्योंकि ये हमारा 90 डिग्री का है। एंगल डी इज इक्वल, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी है। तो यानी कि यहाँ से क्या हो गया कि ये वाले जो दोनों ट्राइंगल्स हैं मेरे, ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे कैसे प्रूव हो गए, सिमिलर, मीन्स ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम। ठीक है, सिमिलर प्रूव हो गए। अगर अब ये सिमिलर प्रूव हो गए तो देखो अभी हमने जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो प्रूव किया वो सिर्फ दो साइड्स की, ए बी और पी क्यू, ए डी और पी एम। बट सिमिलर ट्राइंगल्स होने का मतलब क्या होता है कि उसकी तीनों साइड्स की जो कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो है वो हमारी क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, सो दिस इम्प्लाइज दैट ए बी अपॉन पी क्यू, पहले इसकी दोनों साइड्स ली पहली और इधर से इसकी दोनों साइड्स ली, फिर इसकी दूसरी तीसरी, इसकी भी दूसरी तीसरी, दिस इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम, और यही किसके बराबर हो जाएगा, ए डी अपॉन पी एम के। ठीक है जी। अब आप देखो कि मैंने जब भी आपने नाम लिखने हैं तो आपने सही से लिखना है, पहले दो नेम्स, फिर इसके पहले दो, फिर इसके दूसरे तीसरा, इसका भी दूसरा तीसरा, इसका पहला और तीसरा, इसकी भी पहला और तीसरा। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि हमारे पास आंसर क्या आया है, पी क्यू, हमारे पास आंसर आया है ए बी अपॉन पी क्यू, चाहिए क्या हमें, पी क्यू अपॉन ए बी। तो इसमें क्या है, इसमें हम बस इसका रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं दैट पी क्यू अपॉन ए बी इज इक्वल टू, इधर से ये वाला पार्ट ले लीजिए क्योंकि ये हमें आंसर चाहिए, तो इसका क्या हो जाएगा, पी एम अपॉन ए डी। ठीक है, हमने 3 बार सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। सबसे पहले हमने पूरे ट्राइंगल्स में सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ किया, उसके बाद हमने सेकेंड टाइम इन छोटे ट्राइंगल्स में सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ किया, देन थर्ड टाइम हमने जो है सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करके हमने उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल प्रूव कर दी। एंड लास्ट आपको पता है आपने क्या लिखना है, लास्ट में आपने अपने क्वेश्चन में लिखना है हेंस प्रूव्ड। डन। नाउ 5th क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन में क्या बोला है उन्होंने कि इफ़ एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल्स इज इक्वल, आप कोई भी 2 ट्राइंगल्स ले लेते हैं, जैसे अभी हमने पीछे लिए थे कॉन्सेप्ट जब सिखाया मैंने आपको, तो क्या है कि अगर कोई भी 2 ट्राइंगल्स हैं उनका एरिया जो है वो इक्वल है, इन दोनों ट्राइंगल्स का सपोज एरिया इक्वल है, देन प्रूव दैट द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो अब इसमें हमें क्या प्रूव करना है, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, राइट। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि सबसे पहले जो हमको क्या करना है, गिवन की हेडिंग लगानी है और गिवन में हमको ये पूरा सेंटेंस लिखना है, गिवन दैट एरिया ऑफ द ट्राइंगल्स इज इक्वल। देन आपको हेडिंग लगानी है टू प्रूफ की, और टू प्रूफ में आपको क्या लिखना है, ये वाला सेंटेंस मीन्स दैट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ठीक है, उसके बाद आपको अपना जो है प्रूफ स्टार्ट करना है, राइट। क्योंकि अब उन्होंने क्या बोला है, आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल्स आर इक्वल मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ए आर किसको डिनोट कर रहा है, ए आर आपको पता है, ए आर का मतलब होता है एरिया। ठीक है, तो क्योंकि इनका एरिया इक्वल है तो दैट मीन्स इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो का स्क्वायर भी इक्वल होगा, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ये खुद से लिखने की कोशिश कीजिएगा कि आप नेम्स जो हैं वो सही लिखें, अगर आप नेम्स सही नहीं लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल हैं, राइट, तो अगर हम इस तरह से कुछ सॉल्व करें कि इस वाली वैल्यू को अगर मैं इधर डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दूं तो मेरे पास जो है ये वैल्यू किसके बराबर बच जाएगी, 1 के बराबर, क्योंकि ये वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो गई तो ये क्या बच गया यहाँ पर, सिंपली 1। अगर ये 1 है तो यानी कि जो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो का स्क्वायर है वो भी किसके बराबर है, 1 के बराबर, राइट। सो अब अगर हम इनको सेपरेट करके सॉल्व कर लें, मीन्स ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर। इसी तरह से बी सी बाई क्यू आर का जो स्क्वायर है वो भी किसके बराबर है, 1 के बराबर। इसी तरह से जो ए सी बाई पी आर का स्क्वायर है वो भी किसके बराबर है, हमारा 1 के बराबर। ठीक है, तो स्क्वायर खोल के जब आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ स्क्वायर खोला, ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर बनेगा, क्योंकि ब्रैकेट लगी है तो मतलब ये न्यूमिनेटर का भी स्क्वायर है और
डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर है, देन उसको इधर 1 से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, पी क्यू स्क्वायर के। इसी तरह से यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तीनों साइड्स का स्क्वायर बराबर आ गया। अगर स्क्वायर इक्वल है सो दैट मीन्स कि इनके जो वैल्यू होगी वो भी आपस में इक्वल होगी, ए बी विल बी इक्वल टू पी क्यू और बी सी विल बी इक्वल टू क्यू आर एंड ए सी विल बी इक्वल टू पी आर, राइट। क्योंकि दोनों तरफ जब आप अंडर रूट लोगे तो इससे ये वैल्यू कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो बच क्या गया, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर। अब आप क्या देख रहे हो, हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट प्रूव हो गया, तीनों साइड्स जो हैं वो आपस में इक्वल हैं। कॉन्ग्रुएंसी का रूल क्या है कि शेप सेम होनी चाहिए, शेप तो सेम है ही ट्राइंगल, प्लस सारी साइड्स जो हैं वो भी सेम होनी चाहिए, तो सारी साइड्स हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी हमारे पास सेम आ गई। तो यानी कि यहाँ से हमने क्या प्रूव कर दिया, सो दिस इम्प्लाइज दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, और ब्रैकेट में आप क्या रीज़न लिखेंगे, बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, और लास्ट में आप क्या लिखेंगे, लास्ट में आप लिखेंगे दैट हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो एरिया के कॉन्सेप्ट का हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एरिया के कॉन्सेप्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका 2017 का क्वेश्चन है आपका। इसमें उन्होंने क्या बोला है, दैट लेट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू द ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता चल गई कि ये चीज़ आपको क्या है, गिवन है, एंड देयर एरिया भी रिस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर एंड 121 सेंटीमीटर। तो ये पूरी लाइन आप किस में लिखेंगे, गिवन की हेडिंग लगा के एज इट इज सेंटेंस आप उसमें लिख देंगे। देन उसके बाद आपको क्या करना है, सॉरी यहाँ तक नहीं, यहाँ तक आपका पूरा सेंटेंस इसमें जाएगा गिवन में। उसके बाद आपको क्या करना है, टू प्रूफ में टू प्रूफ की हेडिंग लगा के आपको क्या लिखना है, बी सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, राइट। देन इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब इसके प्रूफ में हमारे पास क्या है कि आपको पता है, अभी मैंने कॉन्सेप्ट समझाया कि अगर दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो उनकी एरिया का क्या रूल होता है, अगर दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिंस ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू द ट्राइंगल डी ई एफ, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो मीन्स उनके जो एरिया का रेशियो होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल टू उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो का स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, अब आप देख लो कि आपको कौन से साइड्स दी हुई है और कौन सी निकालनी है। देखो हमें ई एफ दी हुई है, ये ई एफ दी हुई है हमें, और निकालनी क्या है मुझे, बी सी। तो लिखने को तो हम सारी साइड्स का रेशियो का स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग तीन पेयर्स बनते हैं, तीनों का पेयर लिख सकते हैं, लेकिन उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, जो पूछा है सिर्फ हम उसी का ही रेशियो ले लेते हैं। मीन्स यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, बी सी बाई ई एफ का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना दिया हुआ है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर, पहले ए बी सी लिखा है तो ए बी सी डिवाइड बाय डी ई एफ कितना है हमारा, डी ई एफ है 121, दिस इज इक्वल टू बी सी बाय ई एफ का होल स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे होल स्क्वायर है तो इसमें भी हम होल स्क्वायर कर सकते हैं। मीन्स 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का, और 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का। तो इसको पूरे को हम इस तरह से लिख सकते हैं, बी सी बाई ई एफ का होल स्क्वायर, राइट। अब यहाँ से आपके पास फाइनल आंसर क्या आ गया, यानी कि स्क्वायर से आपका कैंसिल हो गया। या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स पर हमने ले लिया इसका स्क्वायर रूट, तो आंसर कितना बच गया, जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, सिर्फ अंदर की वैल्यू बच जाएगी हमारी। तो दैट मीन्स 8/11 इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। ठीक है, 8/11 इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है बी सी की वैल्यू, और ई एफ की भी वैल्यू पुट कर देते हैं। ई एफ की वैल्यू कितनी है, 8/11 इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ है हमारे पास 15.4 सेंटीमीटर। आंसर निकल गया। क्वेश्चन को इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास आंसर आ गया, यानी कि 8 × 15.4
डिवाइड बाय 11 इज इक्वल टू बी सी। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया 8 को इससे, डिवाइड बाय 11, दिस इज इक्वल टू 15। ठीक है, अब इसको आप जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारा 1.4 आ जाएगा कैंसिल आउट होके। सो दैट मीन्स 8 इंटू 1.4 इज इक्वल टू बी सी। सो कितना बन जाएगा, 8 को 1.4 से मल्टीप्लाई करके 8 4 सा 32, कैरी 3, 8 1 सा 8 एंड 3, दिस इज इक्वल टू 11.2 सेंटीमीटर। ये बहुत ज़रूरी है लिखना, वरना एग्जामिनर आपका फ्री का हाफ मार्क डिडक्ट। लास्ट में आपको अपने आंसर में क्या लिखना है, दैट आंसर वैल्यू ऑफ बी सी इज इक्वल टू, कितनी आई है बी सी की वैल्यू हमारी 11.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। अब एरिया पर आपके इसी टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ सारी वैल्यूज दी हुई होंगी, आपको पुट करके आंसर निकालना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, हमारी पाइथागोरस थ्योरम, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इंपॉर्टेंट थी, वैसे ही पाइथागोरस थ्योरम भी हमारी इंपॉर्टेंट है। पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ आपके सिलेबस से डिलीटेड है, वो आपको नहीं करना, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम वैसे भी आप लोगों ने बहुत बार यूज़ की हुई है। दैट पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल हमारा जो है राइट एंगल है किस पर, सी पॉइंट पर, तो इसके सामने वाली साइड क्या होती है आपको पता है, हाइपोटेन्यूज होती है, और ये परपेंडिकुलर, और ये हमारी बेस होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम का रूल क्या कहता है, that hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square। हाइपोटेन्यूज कौन सी है हमारी, हाइपोटेन्यूज है हमारी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, क्या है परपेंडिकुलर है हमारी ए सी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस कितना है हमारा बी सी स्क्वायर। तो ये किसका रूल है, पाइथागोरस थ्योरम का। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। उसके बाद मैंने बस उनके नाम लिख दी, हाइपोटेन्यूज का नाम क्या है ए बी, परपेंडिकुलर का नाम कितना है ए सी, और बेस का नाम कितना है बी सी। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस पर आया हुआ 2019 में, क्या बोला उन्होंने, इन द फिगर बिलो ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल कैसे होते हैं, जिनकी दो साइड्स हमारी सेम होती हैं। राइट एंगल ट्राइंगल एट सी, सी पर ये हमारा राइट एंगल है, विद ए सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब अगर ए सी उन्होंने हमें 4 सेंटीमीटर दिया है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, मुझे ए बी की लेंथ निकालनी है। तो अगर ये 4 सेंटीमीटर है, इसकी मुझे निकालनी है, तो कैसा ट्राइंगल है ये, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल होने की वजह से बी सी भी क्या हो जाएगी हमारी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, राइट। बस आंसर, क्वेश्चन सिंपल हो गया। आपके पास परपेंडिकुलर आ गया, बेस आ गया, वैल्यूज पुट कीजिए, किसकी वैल्यू आ जाएगी, हाइपोटेन्यूज की। अब बारी आती है क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, वही प्रोसेस अटेम्प्ट करने का कि आप सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे गिवन की, दैट गिवन ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल राइट एंगल एट सी विद ए सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। देन हमें क्या लिखना है, टू प्रूफ की हेडिंग लगा के हमें लिखना है टू प्रूफ लेंथ ऑफ द ए बी साइड की हमें लेंथ निकालनी है, राइट। देन फिर से वही आप यहाँ पर प्रूफ की हेडिंग लगा करके क्या लिखेंगे, दैट सिंस ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, सबसे पहले हम अपनी आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी लिखेंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल, सो दिस इम्प्लाइज ए सी इज इक्वल टू बी सी विच इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस ट्राइंगल आपको पता है ना कैसा होता है, कि जिसकी दो साइड्स हमारी कैसी हों, इक्वल हों। तो ए सी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सो इसके बाद आप अपना क्या लिखेंगे, दैट बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या पता चलता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर कितना है हमारा, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, 4 4 सा 16 प्लस 4 4 सा 16, सो दिस इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या आया है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आया है, राइट। यहाँ पे सब जगह पे आपको हर सेंटेंस के पास दिस इम्प्लाइज का सिंबल लगाना है। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हाइपोटेन्यूज की। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कैसे निकलेगी, आप अगर स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, तो ये कितना आ गया 32। अब 32 का स्क्वायर रूट आपको सॉल्व करना आता है, यहाँ से क्या बनेगा इसका स्क्वायर रूट, 2 8 था 16, 2 4 था 8, 2 2 था 4, 2 1 था 2, तो क्या आ गया, पेयरिंग कर लीजिए, कितने पेयर्स बन रहे हैं, 2 2 था 4, तो ये किसके इक्वल हो गया हमारा 4√2 सेंटीमीटर।
सो फाइनल आंसर, अब अपना आंसर में क्या लिखेंगे, दैट आंसर किस फॉर्म में पूछा उन्होंने, क्या सेंटेंस लिखा उन्होंने, लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ ए बी लिखा है, तो यहाँ पे हम भी क्या लिखेंगे, दैट लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 4√2 सेंटीमीटर। ठीक है जी, डन। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर बेस्ड। देखो कितना आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपका 2020 के स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें उन्होंने क्या बोला है, दैट एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आपका क्या हो जाएगा, गिवन की हेडिंग लगा के आप यहाँ तक का कंटेंट गिवन में लिख सकते हैं। उसके बाद टू प्रूफ की हेडिंग लगा के आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, जितना बड़ा आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है उतना ही आसान ये क्वेश्चन है। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप अपना प्रूफ लिख सकते हैं। बोला क्या है क्वेश्चन में उन्होंने, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD इस पर परपेंडिकुलर है और ये सारा कुछ हमें टू प्रूफ करना है, राइट। तो जहाँ पे भी आपको परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट दिखेगा वहाँ पे आपने क्या करना है, वहाँ पे आपने लगानी है पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लूँ सबसे पहले, इन ट्राइंगल ABD ट्राइंगल में बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा कि हमारे पास जो 90 के सामने वाली साइड है, जो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, राइट। सो इस केस में हाइपोटेन्यूज क्या है मेरी, AB। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, AB स्क्वायर इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर क्या है AD स्क्वायर प्लस बेस कितना है, ये बेस है BD, तो ये कितना हो गया हमारा BD स्क्वायर। इसको मान लीजिए हमने इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से अब हमारे पास दूसरा ट्राइंगल, जो दूसरा ट्राइंगल है ट्राइंगल ADC, इस ADC ट्राइंगल में भी हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है इधर वाले ट्राइंगल में। ठीक है, तो इस वाले ट्राइंगल में भी सेम बाय पाइथागोरस, ये जो भी मैं कुछ लिख रही हूँ ये सब कुछ आपको एग्जाम में मेंशन करना है, राइट, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम से अब इस वाले ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज कौन सी है, 90 के सामने वाली साइड, मीन्स मेरी AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 2। अब सेकेंड इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सा चेंज करें अपना, तो क्या होगा, देखो आंसर में आपको क्या चाहिए, AC स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास, इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। तो इसको हमें थोड़ा सा राइट हैंड साइड को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे, देखो AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। AD स्क्वायर को तो आप कुछ चेंज कर नहीं सकते, आपके पास कुछ इसका रिलेशन नहीं है, लेकिन DC को हम क्या कह सकते हैं, ये जो DC है ये DC किसके बराबर है, अगर इस पूरी BC में से मैं BD को माइनस कर दूँ तो मेरे पास क्या बच जाएगी, DC बच जाएगी। पूरी साइड में से इतना पार्ट हमने माइनस कर दिया, तो यानी कि मेरे पास क्या हो गया, AD स्क्वायर प्लस DC की जगह पे यानी कि क्या लिख सकते हैं, BC माइनस BD का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, आपको देखो क्वेश्चन को देख के पता चल रहा है यहाँ पे कुछ -2AB, कुछ फॉर्मूला लग रहा है A माइनस B के होल स्क्वायर का, तो आपको भी क्वेश्चन को वैसे ही कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। सो अब यहाँ पे क्या हो गया, A माइनस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है। ठीक है, A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, A माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। कंपेयर करो, A की वैल्यू क्या है BC और B की वैल्यू क्या है BD। तो यहाँ पे पुट कर देंगे अगर, तो A की जगह पर BC स्क्वायर प्लस B की जगह पर BD स्क्वायर माइनस 2AB। 2A, A कितना है मेरा BC और B कितना है मेरा BD, राइट। इतना हो गया हमारे पास। अब देखो कि अब हमारे पास क्या चीज़ बन गई, देखो ये चीज़ आ गई, आंसर का पार्ट ये आ गया, 2BC इंटू BD आ गया हमारे पास आंसर का पार्ट। ठीक है, यानी कि इसको नहीं छेड़ना, BC भी हमें आंसर में चाहिए, यानी कि BC को भी हमें अपने पास ही रखना है। दोनों पार्ट बच कौन से गए, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। और अगर आप देखोगे तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर किसके बराबर है, AB स्क्वायर के। तो नेक्स्ट लाइन में आप लिखोगे
फ्रॉम 1, इन दोनों की जगह पर हमें क्या लिखना है, ए बी स्क्वायर। तो लिख दो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ये किसके बराबर आ रही थी, ए सी स्क्वायर। इन दोनों की जगह पे मैंने लिख दिया ए बी स्क्वायर प्लस बाकी आंसर ऐसे कैसे, बी सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू बी। तो जो भी कुछ हमें चाहिए था हम उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को सॉल्व करते गए। पहले एक बार पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाई, फिर पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाई। देन हमने डीसी को बोला कि डीसी जो है हमारी ये साइड, ये पूरी बीसी में से अगर बीडी को माइनस कर दें और ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दें तो हमारे पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा, राइट। सो लास्ट में आप अपना क्या लिख सकते हैं, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं आपकी एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया भी हुआ है आपका 2-3 बार रिपीटेड है क्वेश्चन। तो क्या है इस क्वेश्चन में, 2 पोल्स ऑफ द हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर, 2 पोल्स हैं, एक 6 मीटर का और एक हमारा 11 मीटर हाइट का, स्टैंड ऑन अ प्लेन ग्राउंड, एक प्लेन ग्राउंड पर है ये। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन फिट ऑफ द पोल्स इज 12 मीटर्स, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, दोनों फिट के बीच का 12 मीटर। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, इनके टॉप के बीच का डिस्टेंस निकालना है। इसका टॉप ई पॉइंट है और इसका टॉप हमारा ए पॉइंट है, राइट। सो वही चीज़, वही पॉइंट यहाँ पर भी आप गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में आप यहाँ पर कुछ इस तरह से आप फिगर के फॉर्म में भी आप गिवन में लिख सकते हैं, क्या है, ए बी इज इक्वल टू 6 मीटर। ठीक है, अगर आप लिखना चाहो तो आप एज इट इज सेंटेंस लिख सकते हो, जो ये हमारा पूरा सेंटेंस है ये पूरा आप गिवन में लिख सकते हो। अगर आपको इतना बड़ा नहीं लिखना है सेंटेंस के फॉर्म में तो आप फिगर से भी देख के लिख सकते हो, दैट ए बी इज इक्वल टू 6 मीटर एंड सी ई इज इक्वल टू 11 मीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 12 मीटर। बस यूनिट्स का ध्यान रखिएगा कि आपको यूनिट्स जो है वो एग्जाम में ज़रूर लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या आता है, टू प्रूव, और टू प्रूव में हमारे पास क्या है, हमें किसकी हाइट निकालनी है, क्या निकालना है हमने, डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, टॉप्स के बीच का डिस्टेंस, मीन्स हमें निकालनी है ए ई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सो अब यहाँ से अगर हम अपना प्रूफ स्टार्ट करें तो प्रूफ में आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं सिंस देखो ध्यान से देखो अब इस पूरी फिगर को, जो ये पूरी हाइट है, ये पूरी हाइट कितनी है हमारी 11 मीटर है, ठीक है। इसमें से जो ये वाली हाइट है, ये बिल्कुल इतनी हाइट जो है हमारी, ये वाली हाइट, ये हाइट कितनी है हमारी 6 मीटर है, राइट। तो जो ये ऊपर वाली हाइट बच जाएगी, ये कितनी बच जाएगी, 5 मीटर रह जाएगी ये वाली हाइट हमारी। तो वही चीज़ हम यहाँ पर फॉर्मूले में लिखने जा रहे हैं, सिंस सी ई इज इक्वल टू, जो हमारा जो ये है जो सिंस सी डी, सिंस डी ई, जो ये हमारी ऊपर वाली है डी ई, ये किसके बराबर है, पूरी सी ई में से हमें किसको माइनस करना है, सी डी को। दिस इज इक्वल टू सी ई माइनस सी डी। तो सी ई कितनी है, पूरी हमारी है 11 माइनस सी डी कितनी है, सी डी है हमारी 6, तो 11 माइनस 6 कितनी आ गई, ये हमारे पास 5 मीटर, राइट। ये आ गई हमारे पास 5 मीटर। अब दूसरी चीज़, एक और चीज़ देखो ध्यान से, ये जो बी सी है 12 मीटर, ये सेम टू सेम ए डी के बराबर है, यानी कि ये भी कितनी है हमारी 12 मीटर। नेक्स्ट लाइन में आप क्या लिख सकते हैं, ऑल्सो बी सी इज इक्वल टू ए डी विच इज़ इक्वल टू 12 मीटर। डन। अब उसके बाद आपको क्या कर सकते हैं, आप लगा सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कब लगती है, जब एक एंगल हमारा ट्राइंगल में क्या हो, 90 डिग्री का हो, इन ट्राइंगल ए ई डी। एक एंगल 90 डिग्री का कब होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, पोल सीधा ही खड़ा होगा ना, टेढ़ा तो नहीं खड़ा होगा, सीधा खड़ा होगा। तो सीधा खड़ा होगा तो वो प्लेन के साथ, ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, हमेशा 90 डिग्री का। तो यानी कि ये डी कितने का है, 90 डिग्री का। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या होगा, इसके सामने वाली साइड, मीन्स ये क्या हो गई हमारी ए स्क्वायर इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है, ये छोटे वाली, क्योंकि हम इस छोटे वाले ट्राइंगल की बात करें ना, ए ई डी ट्राइंगल की, तो परपेंडिकुलर क्या है मेरा डी ई स्क्वायर प्लस बेस कितना है मेरा, बेस है मेरा ए डी स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दिए, फाइनल आंसर आ जाएगा। डी ई कितना है, डी है 5 का स्क्वायर प्लस
ये कितना है, AD है मेरे पास 12 का स्क्वायर, तो ये आ गया 5 5 था 25 प्लस 12 का स्क्वायर हो गया 144, टोटल करेंगे तो आंसर आएगा 169। बट ध्यान रखिएगा ये चीज़ लास्ट में कि ये हमारा आया है AE स्क्वायर, निकालना है हमें AE, तो दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर रूट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 13 मीटर। ये आपको नेक्स्ट लाइन में लिखना है और उससे नेक्स्ट लाइन में आपको अपना फाइनल आंसर लिखना है, दैट आंसर लेंथ ऑफ उससे नेक्स्ट लाइन में आपको अपना आंसर लिखना है। क्या लिखेंगे आंसर में, जो उन्होंने पूछा है, क्या पूछा है, डिस्टेंस बिटवीन, देखो ये आंसर हो जाएगा, आंसर इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स इज इक्वल टू 13 मीटर। ठीक है, आसान क्वेश्चंस है, राइट। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको, ट्राइंगल्स के चैप्टर में क्वेश्चंस बहुत आसान होंगे। देन एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस, और इस वीडियो में हमने टोटल 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। अगर आपको और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास PDF अटैच्ड है, वहाँ से आप अराउंड 30 क्वेश्चंस हैं ट्राइंगल्स के चैप्टर्स के, 30 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रीवियस ईयर्स के। नेक्स्ट हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन। केस बेस्ड क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, विजय इज ट्राइंग टू फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ अ टावर। अपने टावर के एवरेज हाइट निकालना चाहता है। वो टावर कहाँ पर है, नियर हिज हाउस, उसके हाउस के पास में है। ठीक है, तो ये सपोज विजय का हाउस है और ये हमारा टावर है। ही यूजेस द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ द ट्राइंगल्स, मतलब दोनों ट्राइंगल्स हमें कैसे दिए हुए हैं, ये सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट में क्या होता है ट्राइंगल के, कि ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो है वो कैसी होगी, इक्वल होगी। ठीक है, देन उसने क्या बोला, हाइट ऑफ विजय's हाउस कास्ट अ शेडो ऑफ 10 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। जो विजय का हाउस है वो शेडो बना रहा है कितनी बड़ी, 10 मीटर ग्राउंड पर। ठीक है, जो शेडो है वो 10 मीटर बन रही है। सिमिलरली एट द सेम टाइम टावर कास्ट द शेडो ऑफ 50 मीटर लॉन्ग। टावर कितनी शेडो बना रहा है, 50 मीटर लॉन्ग। देन एंड द अजय's हाउस कास्ट अ शेडो ऑफ 20 मीटर ऑन द ग्राउंड। अब एक और है अजय का हाउस जो कि हमारे पास शेडो कितनी बना रहा है, 20 मीटर की। ठीक है, हमें क्या निकालना है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिख सकते हैं कि बिकॉज वो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा है, सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर रहा है। सो हम क्या लिख सकते हैं, सिंस ट्राइंगल्स आर सिमिलर, सो यानी कि उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो होगी वो भी क्या होगी, इक्वल। इसको कुछ भी नाम दे देते हैं, ABCDEF, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं ABC और DEF, तो यानी कि इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो है, मीन्स AB बाय BC इज इक्वल टू DE बाय EF, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। AB के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, AB के कॉरेस्पॉन्डिंग DE और BC के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारी EF। वैल्यूज पुट कर दीजिए, आंसर आ गया आपके पास। सो दिस इम्प्लाइज AB कितना है 20 और BC कितना है, शेडो कितनी लंबी बन रही है 10 मीटर की, इज इक्वल टू DE हमें फाइंड आउट करना है, डिवाइड बाय EF कितना दिया हुआ है हमें 50, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई। एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो 2 को 50 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इज इक्वल टू DE। सो 100 क्या, 100 मीटर इज इक्वल टू DE। सो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं फाइनल, सो दिस इम्प्लाइज लेंथ ऑफ टावर इज इक्वल टू, टावर की लेंथ हमारे पास कितनी आ गई, 100 मीटर। ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चन जितनी बड़ी स्टेटमेंट होती है उतना ही सिंपल उनका सॉल्यूशन होता है। अब फटाफट से इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। तो उन्होंने क्या बोला है, स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज किया है। अब उन्होंने बोला है कि अगर विजय की हाउस जो है 12 मीटर की शेडो बनाए तो टावर की शेडो कितनी होगी। सेम कॉन्सेप्ट, आपके पास हाइट आ चुकी है, अब आपके पास सेम कॉन्सेप्ट, क्योंकि ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होगी, इक्वल होगी। बस अब वैल्यू चेंज हुई है, AB की जगह 20 वही, BC की जगह पहले 10 मीटर था, अब उन्होंने बोल दिया 20 मीटर। DE अब हाइट हम निकाल चुके हैं टावर की 100 डिवाइडेड बाय EF। शेडो ही लेंथ चेंज होने से टावर की हाइट तो चेंज हो नहीं जाएगी, टावर की हाइट तो वही की वही ही रहेगी। बस इसी वजह से 25 था 100 और 5 × 12, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ से EF की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 60 मीटर। तो फाइनल आंसर आपको पता है क्या लिखना है, वही सेंटेंस जो उन्होंने पूछा है, दिस इज इक्वल टू 60 मीटर। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने यहाँ पे, EF को 1 से किया तो EF, 12 को 5 से किया तो 60 मीटर।
ठीक है, थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं जल्दी से। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में उन्होंने क्या पूछा है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ अजय's हाउस, अजय के हाउस की हाइट निकालनी है। ठीक है, तो फिर वही कॉन्सेप्ट, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो होगी वो इक्वल होगी। अब ए बी बाय पी क्यू, इस ट्राइंगल को मैंने नाम दिया है पी क्यू आर। ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर। ठीक है, तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ऐसे लिखिए, देखो क्या है, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर। ठीक, इस तरह से। और इसको अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी बाय बी सी इज इक्वल टू पी क्यू बाय क्यू आर। तो दोनों ही तरह से आप इसको लिख सकते हैं। बस वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। ए बी की वैल्यू कितनी है 20, बी सी कितनी है हमारे पास, बी सी है 10। दिस इज इक्वल टू पी क्यू, पी क्यू क्या है, हाइट अजय के हाउस की, वो मुझे निकालनी है, डिवाइड बाय क्यू आर। क्यू आर कितनी है, शेडो कितनी दी थी हमें इसकी, 20 मीटर। सो सॉल्व कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 40 मीटर इज इक्वल टू पी क्यू। तो पी क्यू की जो हाइट आ गई, अजय के हाउस की जो हाइट आ गई, वो कितनी आ गई हमारी, 40 मीटर। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए टोटल 10 क्वेश्चन डिस्कस किए। हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक टॉपिक का क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। सो अगर आपको और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से कर लीजिएगा। एंड इफ़ यू फाइंड माई दिस वीडियो यूजफुल फॉर यू, देन प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू टू दैट चैनल। थैंक यू।